नमस्कार मित्रों, आज फिर एक बार आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये चैनल मेरा नहीं है, ये पूरे एके ट्यूब फैमिली का चैनल है, ये पूरे भारत का चैनल है। आज हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज का सपना महात्मा गांधी का ही था। महात्मा गांधी इसे पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश संविधान बनने के पहले ही उनका निधन हो गया और बी आर अम्बेडकर चूंकि इसके खिलाफ थे, इसलिए संविधान में उस समय लागू तो नहीं हो पाया पूरे देश में। लेकिन हाँ, इसे संविधान के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में रख दिया गया कि भविष्य में अगर चाहे सरकार तो इसे लागू करा सकती है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। तो नोटिफाई द सिस्टम ऑफ रूरल टू सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, छोटे स्तर पर आप लोग इसका लाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मंत्री विधायक से लोग कितने बार मिल पाते हैं। मंत्री विधायक से तो ज्यादा हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। एक बार मंत्री विधायक जीत के गए तो फिर अगले बार आएंगे चुनाव वोट मांगने। बहुत अगर उस समय आपका बेटा बेटी के शादी हो गया तो बेटा बेटी के शादी में आपके आ जाएंगे, आप भी बोलिएगा वाह कितना मंत्री साहब अच्छा है, मेरा बेटा के शादी में आए, बेटी के शादी में आए। तो छोड़िए ये सब बात। तो पंचायती राज सिस्टम को 73वां अमेंडमेंट करके कंपलसरी कर दिया गया। यह अमेंडमेंट 1992 में किया गया और इसके लिए एक स्पेशल शेड्यूल हमारे संविधान में बनाया गया, 11 शेड्यूल के नाम से जाने जाते हैं। और फिर हम लोग जब नगर पंचायत पढ़ेंगे तो और 12 शेड्यूल के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, इसका इतिहास जेएल नेहरू ने 1952 में एक प्रोग्राम शुरू किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, चेक करने के लिए कुछ ही शहरों या कुछ ही पंचायतों में इसे शुरू किया गया। तो इसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव हैं। जैसे लोगों को, छोटे गांव के लोगों को कुआं खोदने के लिए या फिर कुछ और छोटे मोटे काम में लगाया गया, तो काफी इसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं। तो इसे 1953 में पूरे देश भर में लागू कर दिया गया और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के नाम से इसे जाना गया। फिर उसके बाद फिर बलवंत सिन्हा कमेटी 1957 में बनाया गया और चेक आप उसे यह देखना था कि किस प्रकार पूरे देश में पंचायती राज को लागू किया जाए। तो उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसने कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम समिति और एक जिला परिषद। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को, फिर 2 अक्टूबर को चूंकि महात्मा गांधी का बर्थडे था और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सपना महात्मा गांधी का था, तो महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन राजस्थान के नागौर में सबसे पहली बार पंचायत समिति का गठन किया गया। अब हम लोग समझते इसका सिस्टम कैसे हुआ है। देखिए, तो बताता हूं मैं आपको, कुछ नहीं तुरंत समझ जाइएगा। हाँ देखिए, हर गांव में सबसे पहले एक होगा पंचायत और फिर उसके बाद 10-12 पंचायत मिलके एक और बनेगा, उसे बोलेंगे हम लोग ब्लॉक लेवल पर। और फिर ब्लॉक लेवल के बाद एक और जिला लेवल पर जिला पंचायत बनेगा। लोग जो रहेंगे वो इलेक्शन करके इसे चुनेंगे अपने गांव के लिए विलेज पंचायत, और विलेज पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर रहेंगे वो चुनेंगे अपना ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत, और फिर ब्लॉक लेवल पर जो इंसान रहेंगे वो जिला पंचायत चुनेंगे। हालांकि इसमें पीसीएस अधिकारी भी होते हैं और इसमें तो ऐसे ही लोकल कोई रहते हैं, पीसीएस अधिकारी नहीं रहते हैं। इस सब को तो, और जो नगर पंचायत ये सब ब्लॉक लेवल पर रहता है उसको तो मुखिया अपना मोटरसाइकिल से दिन भर घुमाते रहता है। ये सब वैसा कोई टेंशन नहीं है। फिर देखिए, कांग्रेस की सरकार 1976 में गिर गई, तो फिर जेपी की सरकार आई, जनता पार्टी की। तो मोरारजी देसाई ने अशोक मेहता कमेटी बनाया। तो अशोक मेहता कमेटी ने ये कहा कि जो 3 स्तरीय सरकार है, ये जो 3 स्तरीय गवर्नमेंट है उसे 2 स्तरीय कर देना चाहिए और बीच से ब्लॉक लेवल को हटा देना चाहिए। तो हटा दिया गया। फिर बाद में फिर कांग्रेस की सरकार बनी 1980 में इंदिरा गांधी के समय। तो इंदिरा गांधी के समय बनी तो इंदिरा गांधी बोलेंगे कि एकदम, और सही भी था नेहरू जी का, उनके पिताजी का निर्णय सही था। तो फिर इंदिरा गांधी ने इसे वापस से ले आया। तो इंदिरा गांधी ने वापस से 3 टायर सिस्टम को वापस ले आया। फिर एलएम सिंघवी कमेटी बनी, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। इसके बाद गडगिल कमेटी बनी। तो गडगिल कमेटी ने भी यही निर्णय दिया कि सही है पंचायत, ये सब कमेटी छोटी मोटी कमेटी है, इसे जानने की जरूरत नहीं है। फिर 64 अमेंडमेंट करके राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में इसे पास करा दिया
लोकसभा से तो ये पास हो गई पंचायती राज सिस्टम और नगर पंचायत भी 64 अमेंडमेंट था नगर पंचायती राज के लिए और 65 म्यूनिसिपलिटीज के लिए, तो पास हो गई, लेकिन राज्यसभा से ये पास नहीं हो पाए तो ये खारिज हो गया। फिर आर्टिकल इसकी चर्चा जो नगर पंचायत की चर्चा वो आर्टिकल 243 में तो खैर डेफिनेशन ही है, 243 ए से ओ के बीच में है। जब भी आप देखिएगा कि ए से ओ है, ए बी सी डी ई एफ उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब तुरंत समझ जाइएगा कि इसे रियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल संविधान था उसमें नहीं है, उसे इसे बाद में इंक्लूड किया गया है। जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में कि आर्टिकल 21 जो थी जीवन का अधिकार देती थी, लेकिन आर्टिकल 21 ए जो थी शिक्षा का अधिकार देती थी, तो उसे बाद में जोड़ा गया था, 2010 से लागू किया गया, 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके। अब चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आफ्टर एवरी द गवर्नर ऑफ स्टेट आफ्टर एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रेवेन्यू फाइनेंशियल पोजीशन। हर 5 साल में गवर्नर एक वित्त आयोग बनाएंगे जो कि जायजा लेगी कि अभी किस प्रकार डेवलपमेंट चल रहा है पंचायती राज सिस्टम का, कहाँ पैसा खर्च हुआ कहाँ ना हुआ। अरे सब भ्रष्ट भी तो होता है, मुखिया काम ठीक से करता है। एक बार सोचिए ना, मुखिया के चुनाव में अब 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा होने लगा महाराज। अब देखिए फाइनेंस स्टेट लेजिस्लेचर में समझते हैं, फाइनेंस का जितना भी नगर पंचायत विलेज पंचायत में फाइनेंस आएगा, पैसा का लेन देन होगा, वो सब राज्य के विधानमंडल तय करेगी कि इस पंचायत में इतना रुपया, इस पंचायत में इतना रुपया जाएगा। फिर एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन नागालैंड मिजोरम। देखिए 371 एक्ट में हर जगह घूमने का अधिकार नहीं है, जैसे आर्टिकल 19 में पढ़े थे देश में घूमने का अधिकार, लेकिन आप नागालैंड मिजोरम ये सब में नहीं घूम सकते, वही एरिया में ये एक्ट भी लागू नहीं होता है। अगर और फिर ड्यूरेशन 5 साल होता है, सबसे पहली बात 5 साल के लिए, तो वो तो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं सभी 5 साल के लिए ही लागू होते हैं। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यूपी ये सब में देश के बाकी सभी जिलों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन बिहार में 1/2 50% मुखिया रहेंगे, 50% मुखियाइन रहेंगे। देखिए नीतीश कुमार जी ने निर्णय बहुत अच्छा लिया, इससे हुआ क्या, डिमांड सप्लाई का चेन एकदम पूरी तरह बना रहेंगे। अब देखिए AKTU के इंजीनियरिंग कॉलेज की देखिए डिमांड सप्लाई की चेन इतने खराब है, इतना खराब है, क्या आपको तो मालूम ही होगा, इंजीनियर है तब एकदम बहुत खराब। अब वैकेंसियों तो नहीं निकलता है, और एक बार अगर हो गया तो 1 साल बाद वैकेंसी निकलेगा, 1 साल तक वेट करना पड़ेगा आपको फिर। हाँ, और इसका चुनाव जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, केंद्र जो इलेक्शन कमीशन होता है वो नहीं कराता, वो सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव स्टेट में सेंटर में कराता है, लेकिन नगर पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अब चलिए जानते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो जैसे कि 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज को, तो वही 74वां संविधान संशोधन से म्यूनिसिपैलिटीज को हमारे देश में लागू किया गया। इसे हमारे संविधान के 12वां अनुसूची में जोड़ दिया गया था, 11वां अनुसूची में उसे जोड़ दिया गया था और 12वां अनुसूची में इसे जोड़ दिया गया। अब इसके अंदर कौन कौन से मिनिस्ट्री आते हैं तो हम जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स आता है पहला, और फिर यूनियन टेरिटरी में जो होता है वो मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, जो टोटल म्यूनिसिपैलिटीज का सारा सिस्टम है। तो वहीं कंटोनमेंट एरिया जिसको कैंट एरिया कहते हैं, जैसे कैंट एरिया में आप जाइएगा तो पुलिस का रूल नहीं, वहाँ मार्शल लॉ लागू होगा। आप देखते होंगे कि हेलमेट पहन के, बिना हेलमेट पहन के रोड पर चले जाइएगा, आप कैंट एरिया में जाइए तो जरा मार के पुलिस से खराब कर देगा आपको। तो वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करती है उस म्यूनिसिपैलिटीज में। अब इसका इतिहास जानते हैं तो 1688 में सबसे पहला MNC सेटअप किया गया था इंडिया में, मद्रास में। फिर 1726 में बॉम्बे कोलकाता में भी लागू कर दिया गया। तो वही लॉर्ड मेयो रेजुलेशन जो 1870 का था, उसने भी 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में बताया था। उसने भी यह कहा था कि अगर लोगों तक पहुंचाना है सुविधा तो हमें छोटे स्तरों पर डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। बिना डिसेंट्रलाइजेशन किए हुए छोटे तबकों तक सरकारें की फैसिलिटी नहीं पहुंच पाएगी। फिर लॉर्ड रिपन ने भी इसका सहमति दे दी, और लॉर्ड रिपन को ही फादर ऑफ 3 टायर गवर्नमेंट, फादर ऑफ पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं। अब इसका लेवल जानते हैं कि कितने लेवल, ये भी पंचायती राज की तरह 3 लेवल का है। अगर नगर पंचायत छोटा मोटा टाउन है, हर 5 गांव पर एक तो बड़ा टाउन मिलता ही है, तो वहाँ नगर पंचायत होगा।
और अगर उससे हल्का बड़ा टाउन है तो म्युनिसिपल काउंसिल होगा। अब जैसा कि नोएडा ये सब ज्यादा बड़ा टाउन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। जैसे दिल्ली में एमसीडी होती है और बड़ा बड़ा शहर में नगर निगम होगा, आपका भी शहर में नगर निगम, नोएडा में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही चलता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 243 बी से 243 जेड जी तक किया गया है, यानी कि इसे बाद में लाया गया था। मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर ये देखिएगा अल्फाबेट, तुरंत समझ जाइएगा कि इसे बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में यह नहीं था। इसका भी ड्यूरेशन 5 साल में इसका भी इलेक्शन होता है और फिर इसका भी तो इलेक्शन 5 साल में ही होता था। इसे लागू करते समय यह भी ध्यान रखा गया था कि छोटे छोटे जो लेवल, छोटे तबके के जो लोग हैं उसे फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में, मुखिया, पंच, सरपंच, जैसे गांव में भी जो 3 और सिस्टम बांटा गया है। जैसे काम करने के लिए गांव में जितना भी न्याय होगा वो न्यायपालिका का काम सरपंच करता है, वहीं कार्यपालिका का काम मुखिया करता है। वार्ड गांव में भी वार्ड बना हुआ रहता है तो उसका काम मुखिया करता है। अब मैं समझता हूँ आपको यह वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। तब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक और हमारा इस चैप्टर में बच गया, सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरल सिस्टम, उसे हम अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।